फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लाई हूँ साइंस घटना चक्र की साइंस जो चल रही है। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे यांत्रिकी। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके बैक में जाके देख सकते हो। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यांत्रिकी में पढ़ेंगे द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति। तो चलिए देखते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उसे विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। भार किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। द्रव्यमान किसी वस्तु या द्रव्यमान के परिणाम को उस वस्तु पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। इसे m से व्यक्त करते हैं। भार एवं द्रव्यमान में अंतर। पृथ्वी का आकर्षण भार हो गया, पृथ्वी का आकर्षण बल। द्रव्यमान हो गया वस्तु या पदार्थ का परिमाप। इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक ग्राम या क्रिया होता है। यह एक सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है। दूरी एवं विस्थापन। प्रतिदिन की भाषा दूरी या डिस्टेंस और विस्थापन एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिकी में इन दोनों शब्दों भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय की गई अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और आंतरिक स्थिति के बीच सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। इसलिए गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई दूरी जो भी हो वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सबसे कम दूरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चली गई दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। स्पष्ट है कि दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अंततः अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसकी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था
एक समान गति की अवस्था विराम अवस्था एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल के द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जाता। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विरामस्थ रहने की अथवा यदि गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी अधिक होती है। अर्थात हल्का वस्तु की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होती है। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बाहरी बल लगने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ वस्तु में त्वरण के उपस्थित होने से है। अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर m इंटू a। इस समीकरण को ही न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कहते हैं। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। न्यूटन वह बल है जो 1 किलो द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने पर उसमें 1 मीटर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है। न्यूटन का गति का तृतीय नियम। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया कहते हैं और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिमाण के बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है। अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। संवेग किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। संवेग का ऐसा मात्रक किलोमीटर सेकेंड होता है। संवेग परिवर्तन किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में ही होती है। यह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का ही एक अन्य रूप है। स्पष्ट है कि बल संवेग में परिवर्तन बाय समय। यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तो
उसका प्रारंभिक संवेग mu t समय तक इस वस्तु पर बल F के कार्य करने पर इसका अंतिम वेग भी हो जाता है। अतः वस्तु का अंतिम वेग m भी संवेग में परिवर्तन mv माइनस mu f इतना हो गया। SI मात्रक में स्थिरांक k का मान 1 होता है। F = 1 × m × a F = ma, जो कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है। संवेग संरक्षण का नियम यदि 2 अथवा 2 से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर अथवा संरक्षित बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें जो क्रियाएं संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य = बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। यदि किए गए कार्य प्रयुक्त बल और बल की दिशा में विस्थापन को क्रमशः Wf तथा S से निर्दिष्ट किया जाए तो W = F × S। यदि बल F पिंड के विस्थापन की दिशा में न होकर उससे थीटा कोण बना रहा हो तो किया गया कार्य W = F cos थीटा × S, जहाँ F cos थीटा विस्थापन की दिशा में बल का घटक है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। यदि 1 जूल का बल किसी पिंड को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो किया गया कार्य जूल होगा। 1 जूल = 1 न्यूटन × 1 मीटर। शक्ति अथवा सामर्थ्य किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। कार्य शक्ति बराबर हो जाता है कार्य बाय समय हो गया। यदि कोई कर्ता t समय में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति P बराबर हो जाता है कार्य मतलब W बाय समय हो गया t। शक्ति का SI मात्रक जूल सेकंड होता है। इसे वाट कहते हैं। शक्ति का एक अन्य मात्रक अश्व समर्थ मतलब हॉर्स पावर भी है। एक अश्व समर्थ हो गया कितना 746 वाट का हो गया ऊर्जा। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अनेक रूप हैं, जैसे यांत्रिकी ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा एक सदिश राशि है।
इसका SI मात्रक जूल होता है। यांत्रिकी ऊर्जा, यह किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। यह दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। एक पिंड की स्थिति एवं गतिज ऊर्जाओं का कुल योग इसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m क्रिया तथा चाल v मीटर सेकंड हो तो उस वस्तु की गति ऊर्जा कितना हो जाता है, तो ke बराबर 1/2 mv। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए तो इस दौरान किया गया कार्य ही वस्तु की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होती है। स्थिति ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा इत्यादि। किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा PE mgh, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h हो जाता है ऊंचाई। ये शिव शंकर बोले ना, शंभू रक्षा कीजिए। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, तो ये जड़त्व का नियम से जाना जाता है। या खुदा, तब देख लेते हैं इसका। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम, लॉ ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। साधारण यंत्र किसी वस्तु की सहायता करता है। कैसे करता है, तो यह हो गया आपको कम बल का प्रयोग करके भी उसकी उतनी ही मात्रा में काम करने में। अब इसको देखते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करती है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, तो बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ही। व्यक्ति की गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। एक लीटर वायु 1.225 ग्राम वजनी होता है। अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पे है, ये हो गया आपको अपकेंद्रन। वह
प्रतिक्रिया बल जो परिमाप में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाती है। कपड़ा साफ करने की मशीन, कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रक्षालय मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। तो ये हो जाएगा आपको अपकेंद्रीकरण। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो ये कौन सी सदिश नहीं है? तो आयतन एक सदिश राशि नहीं है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। जिन राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशि हैं, जबकि आयतन अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो ये हो गया आपको संवेग एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन हो गया यहाँ पे। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये होगी आपको द्रव्यमान। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, इसलिए द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान बराबर संवेग बाय वेग। बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? तो ये हो गया आपको द्रव्यमान और त्वरण का। बल व धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बल या द्रव्यमान इंटू त्वरण F इंटू ma। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो, तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। क्या होगी? ये होगी 6 होगी। घन का आयतन 1/3, जहाँ एक घन की एक भुजा है। घन का पृष्ठ क्षेत्र कितना होता है? तो ये 61 स्क्वायर। प्रश्नानुसार दोनों आपस में समान है, इसलिए 1/3 बराबर 61/2, अतः 1 बराबर 6 हो जाते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय है क्या? तो ये हो गया आपको डी। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? केवल गतिज होती है। बहती हुई हवा विंड में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गति ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है।
वायु शक्ति वे वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये हो गया आपको ए, गतिज ऊर्जा। बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाती है। इसका कारण क्या है? तो ये हो गया आपको स्थिरता का जड़त्व। यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाता है। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संदर्भ में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाती है। वेरी गुड। कथन ए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण क्या है? तो यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है, तो इसका संवेग एच परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसका हो जाएगा आपको बी। ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। कारण आर में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है, जो कि पूर्णतया सत्य है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। तो ये हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर
टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होती है। निम्नलिखित कथनों पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन: भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष: किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। एक बार गाड़ी चल पड़ने पर चढ़ने के बाद घर्षण कम होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होती है। तो यहाँ पे क्या है? भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम होती है। एक मनुष्य स्थिर नाव में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो ये हो जाएगा आपको 10 गुना है। माना व्यक्ति का द्रव्यमान m तथा नाव का द्रव्यमान n है। नाव प्लस व्यक्ति का कूदने के पूर्व संवेग 0, व्यक्ति के कूदने के उपरांत दोनों का संवेग m/5 माइनस n इंटू 0.5। तो m/5 माइनस n इंटू 0.5 इक्वल टू गया 0। इसलिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत से n इंटू 0.5 इक्वल टू m इंटू 5 इक्वल टू n बाई m इक्वल टू m बाई इतना हो जा रहा है। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो क्या होगा? x बराबर y बराबर z। यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उस पर समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे समान दूरी पर ही रुकेगी। अतः x, y, z आपस में बराबर होगी। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुमान 4:9 है। तो उसके वेग का अनुमान होगा, उसका वेग का अनुमान कितना होगा? तो 2:3 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है,
सड़क के कार के चार पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो ये हो जाएगा आपको B, यह R से कम होगा। किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा अवलंब प्रतिक्रिया से समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो ये हो गया आपको क्षैतिज हो जाएगा। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहियों वाला वाहन तो ये क्या हो जाएगा? बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बाहरी पहियों पे उल्टेगा। उसके बाद बाहर की तरफ फिसलेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए। यदि कोई गाड़ी वांछित चाल के सापेक्ष तेज चल रही है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर को फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार तथा पथ पर वाहन बाहर की ओर फिसलेगा और बाहरी पहियों पर उलट जाएगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यहीं पे दिया हुआ है v बराबर यू प्लस ए टी, इतना हो गया, ये देख लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्व के अधीन गति।